हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं जनरल अवेयरनेस का मॉक टेस्ट नंबर 2 फॉर SBI PO एंड क्लर्क मेंस। सो जल्दी से सेशन स्टार्ट करेंगे। एंड अगर आपने जो है इसका प्रीवियस सेशन नहीं देखा है, आई बटन पे मैंने लिंक ऐड कर दिया है, आपको यहाँ पे इसका लिंक मिल जाएगा, इस पर क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं। साथ में ही एक और चीज़ कि आप जो है मंथली MCQ सीरीज़ ज़रूर देखिए मार्च मंथ का, क्योंकि एग्जामिनर जो है वो लास्ट से भी मतलब लास्ट जो आपकी रीसेंट GA होता है उससे भी क्वेश्चन पूछ रहा है आजकल, तो वो चीज़ ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। पहला आपका क्वेश्चन है, द PM मोदी हैज इनॉग्रेटेड द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इंटीग्रेटेड ऑफिस कॉम्प्लेक्स एट द द्वारका दिल्ली विच हैज बीन बिल्ट विद एन आउटले ऑफ रुपीज डैश करो। तो PM मोदी ने रिसेंटली इनॉग्रेट किया था सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन दैट इज CBSE का इंटीग्रेटेड ऑफिस कॉम्प्लेक्स आपका दिल्ली में, और इसको बनाया गया है आपका 300 करोड़ की लागत से। तो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर C। और इसकी शुरुआत कब की गई थी? 2019 में इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया था और 2025 में इसे इनॉग्रेट किया गया है। ओके, और जो प्रोजेक्ट है इसे आपको कंस्ट्रक्ट एंड डिज़ाइन किया गया है एज पर दी प्लैटिनम रेटिंग स्टैंडर्ड ऑफ अ इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। ये ध्यान में रखना है। नाउ PM मोदी जी ने और भी जो प्रोजेक्ट्स थे वो इनॉग्रेट किए थे दिल्ली में, वो भी देख लेते हैं। जैसे PM मोदी ने आपका जो है फाउंडेशन स्टोन रखा है 3 नए प्रोजेक्ट्स का इन योर दिल्ली यूनिवर्सिटी, जिसका टोटल आउटले आपका 600 करोड़ से ज़्यादा है। इसमें कौन कौन से प्रोजेक्ट्स आपके इंक्लूडेड हैं, जैसे ईस्टर्न कैंपस ऑफ DU एट दी सूरजमल विहार in the East Delhi and Western campus of this university at the Dwarka. And one more thing which is important कि यहाँ पे जो बिल्डिंग है आपकी वीर सावरकर कॉलेज की, इसके लिए भी यहाँ पे फाउंडेशन स्टोन रखा गया है, और इस कॉलेज की जो आपकी बिल्डिंग कॉस्ट रहेगी इट विल बी योर ₹140 करोड़। ओके, नेक्स्ट आपकी न्यूज़ है कि PM मोदी जी ने इनॉग्रेट किए हैं 2 अर्बन रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जिसमें आपका आ जाता है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, ये आपका इनॉग्रेट किया गया है नरोजी नगर में। नेक्स्ट है जनरल पूल रेजिडेंशियल एकोमोडेशन दैट इज GPRA टाइप सेकेंड क्वार्टर्स, ये आपके इनॉग्रेट किए गए हैं सरोजनी नगर में, एंड इसे डेवलप किसने किया है? NBCC इंडिया लिमिटेड द्वारा इसको डेवलप किया गया है इन प्रोजेक्ट्स को। नेक्स्ट आपकी न्यूज़ है कि PM मोदी ने 1675 न्यूली कंस्ट्रक्टेड फ्लैट्स जो हैं वो इनॉग्रेट किए गए हैं। बेसिकली जो ऐसे लोग जो झुग्गी झोपड़ी में रहते थे उनको यहाँ पे फ्लैट्स दिए गए हैं। ठीक है, उनके लिए बेसिकली ये फ्लैट्स कंस्ट्रक्ट किए गए हैं, और ये इनॉग्रेट किया है PM मोदी जी ने, एंड दे आर मेड फॉर द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन रेजिडेंट्स ऑफ द झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर। ओके, कहाँ पे ये फ्लैट्स आपके जो हैं ये आपके लोकेटेड हैं स्वाभिमान अपार्टमेंट इन अशोक विहार दिल्ली। ओके, नेक्स्ट है कि जो ये फ्लैट है ये कंस्ट्रक्ट किए गए हैं अंडर द इंसूट स्लम रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट बाय द दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। ओके, एंड जो यहाँ पे पर्सन रहने आएंगे उनको सिर्फ यहाँ पे लेस देन 7% अमाउंट जो है वो पे करना है। जैसे टोटल 25 लाख लगा है तो उसका लेस देन 7% अमाउंट इनको यहाँ पे करना है, ऐसा मेंशन किया गया है। और कितना लगभग अमाउंट इन्हें पे करना है? 1.42 लाख का अमाउंट पे करना है एज अ नॉमिनल फी, एंड मेंटेनेंस के लिए 5 साल के मेंटेनेंस के लिए इनको 30,000 का यहाँ पे अमाउंट जो है वो पे करना है, ऐसा मेंशन किया गया है। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज पार्टनर्ड विद नीति आयोग्स विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म टू लॉन्च द इनिशिएटिव, जिसका नाम है एम्पावर हर बिज सपनों की उड़ान। तो रिसेंटली नीति आयोग का जो आपका अंडर द नीति आयोग विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म जो है, जिसको 2018 में लॉन्च किया गया था, इसने न्यू शॉप के साथ पार्टनरशिप की है लॉन्च करने के लिए एम्पावर हर बिज सपनों की उड़ान को। इस इनिशिएटिव के तहत यहाँ पे जो एसेंशियल रिसोर्सेज हैं वो मतलब सपोर्ट करने के लिए वुमेन्स को ये प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, दिस इनिशिएटिव इज डिजाइन टू एम्पावर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स बाय प्रोवाइडिंग देम विद द एसेंशियल रिसोर्सेज एंड सपोर्ट। और इस इनिशिएटिव के तहत जो आपकी वुमेन्स हैं, जैसे दिल्ली NCR में, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश और गुजरात की जो वुमेन्स हैं उनको यहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, ऐसा बोला गया है। साथ में ही यहाँ पे एज लिमिट क्या रखी गई है? 18 से 35 साल की यहाँ पे एज लिमिट रखी गई है, और इस इनिशिएटिव के अंदर 50 वुमेन्स को सेलेक्ट किया जाएगा, और जो टॉप 20 आपकी पार्टिसिपेंट्स होंगी उनको यहाँ पे
क्या बोला है, दे विल रिसीव अ फुल वेवियर ऑन न्यू शॉप फ्रेंचाइजीज फी। जो फ्रेंचाइजीज फी है इनको जो है यहाँ पे छूट दी जाएगी। साथ में ही यहाँ पे बोला गया है इस इनिशिएटिव के तहत जो विमेन्स हैं, विमेन एंटरप्रेन्योर हैं, उनको मेंटोरशिप यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी, उनको ट्रेनिंग यहाँ पे दी जाएगी रिटेल मैनेजमेंट में, फाइनेंशियल लिटरेट उनको बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी इस इनिशिएटिव के तहत। और यहाँ पे एक चीज़ जो बोली गई है न्यू शॉप की तरफ से, इन्होंने क्या बोला है, अंडर दिस पार्टनरशिप इनका एम है कि ये असिस्ट करें 10,000 एंटरप्रेन्योर्स को बाय 2030, ये यहाँ पे इन्होंने बोला है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैज लॉन्च द फर्स्ट फेज ऑफ अ वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन टू प्रोवाइड एक्सेस टू स्कॉलरली आर्टिकल्स एंड जर्नल्स for the government-run higher education institution and central government research and development centers across India. What is the total budget allocated by the government of India for the implementation of this ONOS scheme, which is your one nation one subscription? Basically ये स्कीम लॉन्च की गई है जिसके थ्रू एक ही सब्सक्रिप्शन पे जो जितने भी आपके आर्टिकल्स हैं या फिर आपके रिसर्च पेपर हैं वो एक ही जगह पे मिल जाएंगे। जो आपके मतलब ऐसे लोग जो रिसर्च करते हैं उनको अलग अलग साइट पे ना जाके एक ही जगह पे सारी चीज़ें अवेलेबल कराई जाएंगी। तो ये इसका मेन एम है। ठीक है, अब इस स्कीम के लिए 6,000 करोड़ का जो है बजट रखा गया है, तो आंसर आपका हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 6,000 करोड़ का इसका बजट है एंड एलोकेशन इसका किया गया है एंड ये आपकी 3 साल के लिए लाई गई है। ठीक है, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसका इम्प्लीमेंटेशन आपका रहेगा 2025, 1 जनवरी 2025 से स्टार्ट होके ये आपका 31 दिसंबर 2027 तक चलेगा। और जो फर्स्ट फेज है आपका ONOS का, इसका फर्स्ट फेज कोऑर्डिनेट कौन करेगा, आपका इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क। ठीक है, INFLIBNET, तो ये आपका जो है कोऑर्डिनेट करेगा इस स्कीम को। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव द लॉन्च ऑफ अ नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन विद एन एक्सपेंडिचर ऑफ ₹डैश करोड़। तो रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया है किस चीज़ का, कौन से मिशन को, नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन को विद एन एक्सपेंडिचर ऑफ 16,300 करोड़। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बेसिकली यहाँ पे ये जो टोटल प्रोजेक्ट है इसका अमाउंट है 34,300 करोड़ का। 7 साल का ये प्रोजेक्ट रहेगा जिसमें से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 16,300 करोड़ का अमाउंट यहाँ पे प्रोवाइड कर रही है, वेरेस जो आपके पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है एंड अदर एंटिटीज़ हैं वो यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे 18,000 करोड़ का अमाउंट। ठीक है, ये जो मिशन है यहाँ पे आप इसके बारे में देख सकते हो, जो मिशन है ये इस्टेब्लिश करेगा इफेक्टिव फ्रेमवर्क फॉर इंडिया सेल्फ रिलायंस इन अ क्रिटिकल मिनरल सेक्टर। एक्सपेंडिचर आपका गवर्नमेंट जो दे रही है वो है 16,300 करोड़ का एंड रेस्ट जो है ये आपके पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो हैं ये प्रोवाइड करेंगे 18,000 करोड़ का। ठीक है, इसका मेन एम है प्रमोट करना जो ये आपके क्रिटिकल मिनरल है इनके रिकवरी। ठीक है, इसका मेन एम है प्रमोट करना रिकवरी ऑफ दीज मिनरल्स फ्रॉम ओवरबर्डन एंड टेलिंग, एनकरेज करना इंडियन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को एंड प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को कि एक्वायर करे क्रिटिकल मिनरल असेट्स अब्रॉड एंड एनहांस ट्रेड विद द रिसोर्स रिच कंट्रीज। ठीक है, इसके अलावा कैबिनेट ने रिसेंटली अप्रूव किया था हाइक इन एथनॉल प्रोक्योरमेंट प्राइसेस फॉर अ स्टेट रन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज। ठीक है, तो रिसेंटली जो यूनियन कैबिनेट है इन्होंने अप्रूव किया है, इन्होंने बेसिकली प्राइस जो है वो हाइक किए हैं, वो बढ़ाए हैं एथनॉल प्रोक्योरमेंट के लिए फॉर द 2024-2025 सप्लाई ईयर। और नए प्राइसेस आपके क्या हैं, जैसे सी हैवी मोलासिस जो है इनके लिए 57.97 रुपीज़ पर लीटर का ये रखा गया है जो प्रीवियस ईयर से 3% ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट है बी हैवी मोलासिस जो है इसके लिए 60.73 पर लीटर का अमाउंट यहाँ पे जो प्राइस है वो रखा गया है। ये भी आपका प्रीवियस ईयर के अगर कंपेयर करें तो सेम है प्रीवियस ईयर से। एंड इवन जो शुगर केन जूस है, शुगर आपका है, शुगर सिरप है, इसका प्राइस भी आपका सेम रखा गया है जो प्रीवियस ईयर था, 65.61 पर लीटर का ये आपका रखा गया है। ठीक है, इसके अलावा एक चीज़ जो नोट करनी है, इंडिया का टारगेट है कि हमें ब्लेंड करना है 20% एथनॉल विद पेट्रोल
बाय 2025। एथेनॉल की बात हो रही है, तो आपका टारगेट जो है ये भी पूछा सकता है। तो अर्लियर जो आपका ईयर रखा गया था, टारगेट ईयर, वो 2030 था, बट अब इसे कम करके 2025 कर दिया गया है, ठीक है। और इवन जो आपका ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है, इनका प्लान क्या है, इन्हें अचीव करना है 18% एथेनॉल ब्लेंडिंग बाय 2024-2025। ओके, next आपको क्वेश्चन है, recently in January the PM Modi highlighted the pivotal role of ONDC, Open Network for Digital Commerce, in revolutionizing the digital commerce. Now question here is ONDC आपका लॉन्च कब हुआ था, कौन से ईयर में इसे लॉन्च किया गया था? तो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 2022 में इसको जो है लॉन्च किया गया था। एंड इसकी नोडल मिनिस्ट्री आपकी है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड अंडर योर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। ओके, 2022 में इसे लॉन्च किया गया था एज अ नॉन प्रॉफिट सेक्शन 8 कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे जो इसके फाउंडिंग मेंबर हैं वो कौन से थे? क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन जगसी शाह एंड प्रोटीन ई गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी के सुरेश सेठी। ओके, नाउ ओएनडीसी के एमडी एंड सीईओ कौन है? इनका नाम है टी कोशी। करेंटली एमडी एंड सीईओ ओएनडीसी के आपके हैं टी कोशी। ओके, नाउ फर्दर यहाँ पे आप देख सकते हो कौन कौन से इंस्टीट्यूशन जो है ये आपके ओएनडीसी के इन्वेस्टेड है या इन्होंने यहाँ पे इन्वेस्ट किया हुआ है, ठीक है। जैसे बीएससी इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड, एनएससी इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, नाबार्ड हो गया आपका, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, देन आपका सीएससी ई गवर्नेंस सर्विसेज, यूको बैंक, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, पंजाब नेशनल बैंक, एनएसडीएल, बैंक ऑफ इंडिया, आईडीएफसी बैंक, सिडबी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई, आरबीएल बैंक, इंडसइंड बैंक, कनाडा फेडरल यूनियन, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक, आईडीबीआई, इंडियन ओवरसीज, ये सारे इसके जो है आपके इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स हैं। ओके, यहाँ पे आप जो है पूरे इंस्टीट्यूशंस देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली इन जनवरी द यूनियन मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर हैज लॉन्च द टूल किट फॉर डैश एडिशन ऑफ स्वच्छ सर्वेक्षण। तो रिसेंटली इनके द्वारा जो 9th एडिशन था, जो 9th एडिशन है उसके लिए टूल किट आपका लॉन्च किया गया है, ठीक है, फॉर द 9th एडिशन ऑफ स्वच्छ सर्वेक्षण, जो एक आपका एनुअल प्रोग्राम है जिसे लॉन्च किया गया था अंडर द स्वच्छ भारत मिशन अर्बन स्कीम ऑफ अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, लॉन्च कब किया गया था? 2016 में लॉन्च किया गया था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम, बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। एंड ये आपका जो इवेंट है, ये आपका स्वच्छ सर्वेक्षण जो है, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट अर्बन सैनिटेशन सर्वे है। ओके, इसका मेन एम क्या था कि हमें इम्प्रूव करना है लेवल ऑफ क्लीनलीनेस इन अर्बन एरियाज एंड टू एनकरेज सिटीजन्स टू पार्टिसिपेट इन द सैनिटेशन एफर्ट। ओके, अब साथ में ही नोट करना है इस ओकेजन पे एक स्पेशल कैटेगरी आपकी लॉन्च की गई है, इंट्रोड्यूस की गई है 2024 के लिए, विच इज सुपर स्वच्छ लीग। ठीक है, इसे रिसेंटली आपका इंट्रोड्यूस किया गया है फॉर क्रिएटिंग अ सेपरेट लीग ऑफ सिटीज परफॉर्मिंग वेल इन क्लीनलीनेस। और जो फाइनल फेज है आपका स्वच्छ सर्वेक्षण फील्ड असेसमेंट का, ये 9th एडिशन का, ये आपका स्टार्ट होएगा 15 फरवरी 2025 से एंड इट विल बी कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ मार्च 2025। ओके, नाउ अभी हमने बात की कि नया टूल किट आपका लॉन्च किया गया है। इस टूल किट के बारे में देखते हैं। जो टूल किट है, इट हैज बीन डिजाइंड टू बी इजी टू यूज फॉर सिटीजंस एंड अर्बन लोकल बॉडीज। सेकेंड है, ट्रांसपेरेंसी और डेटा ड्रिवन असेसमेंट को प्रायोरिटी पे रखा गया है। थर्ड पॉइंट सेज कि इस साल इंक्लूड किया गया है आपका क्लीननेस टारगेट यूनिट्स एंड अडॉप्टिंग स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता। ठीक है, इन दोनों को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। थर्ड पॉइंट सेज कि अब स्कूल्स का भी असेसमेंट होगा आपका, ठीक है, टू प्रमोट क्लीनलीनेस वैल्यूज इन एजुकेशनल institutions and to make younger generation aware of cleanliness, assessment of schools has been introduced. नेक्स्ट पॉइंट है, अप्रोप्रिएट पैरामीटर्स जो हैं वो यहाँ पे सेट किए गए हैं फॉर सिटीज, टाइप ऑफ सिटीज एंड लोकल बॉडीज। थर्ड सेज कि पहली बार जो सिटीज हैं इनको क्लासिफाई किया गया है 5 कैटेगरीज में बेस्ड ऑन देयर पॉपुलेशन। कौन कौन सी कैटेगरीज हैं? वेरी स्मॉल, स्मॉल, मीडियम, बिग एंड मिलियन प्लस। ठीक है, मतलब जिनकी पॉपुलेशन आपकी लेस देन 20,000 होगी वेरी स्मॉल में आ जाएंगे, 20,000 से 50,000 के बीच में होगी तो स्मॉल में, देन 50 से 3 लाख के बीच में होगी तो मीडियम, और 3 लाख से अगर आपका ऊपर है, ठीक है, इन दैट केस आपका मतलब 3 लाख से जो है 10 लाख का है, इन दैट केस आपका बिग केस में आ गया, और अगर 10 लाख से ऊपर है तो मिलियन प्लस में आ गया। ठीक है,
अब जो न्यू स्वच्छ भारत टूल किट है, इसे ऑर्गेनाइज किया गया है नए फ्रेमवर्क में, जो डिवाइड करता है आपके इंडिकेटर्स को 10 बकेट्स में, जैसे विजिबल क्लीननेस, सेग्रीगेशन, collection and transportation of waste, solid waste management, access to sanitation, management of used water, mechanism of desludging services, promote करना cleanliness को, strengthen करना ecosystem and institutional parameters, holistic welfare of sanitation workers, citizens feedback and grievance readdressal। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे इस फ्रेमवर्क में रखी गई हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पे बात करेंगे सुपर स्वच्छ लीग की, जिसे रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया गया है। ये आपका एक कंपटीशन है अमंग दी क्लीनलीनेस्ट सिटीज़, ठीक है। अब ये कौन सी सिटीज़ यहाँ पे सेलेक्ट की जाएंगी? ऐसी सिटीज़ जो लास्ट 3 ईयर्स में एटलीस्ट 2 बार टॉप 3 पोजीशन पे रही हैं, उनको यहाँ पे सेलेक्ट किया जाएगा इस लीग के लिए, ठीक है। टोटल 12 सिटीज़ सेलेक्ट की जाएंगी एंड इट हैव बीन रैंक्ड इन दिस लीग, ओके। टॉप 3 रैंक सिटीज़ जो होंगी फ्रॉम ईच पॉपुलेशन कैटेगरी, इनको आपका प्लेस किया जाएगा इस लीग में। देन नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? सिटीज़ ज्वाइनिंग द लीग, इनको इवेल्युएट किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ एडिशनल एस्पिरेशनल इंडिकेटर्स, एंड जो ये सिटीज़ होंगी इनको मेंटेन करना होगा 85% का स्कोर, 85% या उससे ज़्यादा का स्कोर टू रिटेन देयर प्लेसेस इन अ लीग, ओके। कैटेगरी कौन कौन सी है? जैसे वेरी स्मॉल सिटीज़, इसमें आपका पंचगनी एंड पटन यहाँ पे आपका दिया गया है। जैसे स्मॉल सिटीज़ होगी वीटा और सासवद। मीडियम सिटीज़ आपकी हो गई अंबिका, तिरुपति, NDMC न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल जो है। देन बिग सिटीज़ में सेलेक्ट किया है नोएडा, चंडीगढ़ को, और मिलियन प्लस सिटीज़ में नावी मुंबई और इंदौर सूरत को सेलेक्ट यहाँ पे किया गया है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, नेम द कंट्री दैट हैज पार्टनर्ड विद चाइना टू इंक्लूड इट्स फर्स्ट लूनर रोवर इन चाइनाज चैंग-ई 8 मिशन, जिस मिशन का मेन एम है कि एक्सप्लोर इन्हें करना है मून का साउथ पोल, और ये मिशन आपका स्केड्यूल किया गया है 2028 के लिए, ठीक है। तो रिसेंटली पाकिस्तान की आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, विच इज़ योर स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन, जिसने MOU साइन किया है चाइना की जो आपकी स्पेस एजेंसी है, चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, ताकि पाकिस्तान का पहला लूनर रोवर जो है उसे लॉन्च किया जा सके, ओके। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, इन जनवरी 2025 यूनियन मिनिस्टर जी किशन रेड्डी, जो मिनिस्ट्री ऑफ कोल के आपके मिनिस्टर हैं, इन्होंने इनॉग्रेट किया है 5G यूज केस टेस्ट लैब एट द सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट विच इज लोकेटेड इन डैश। तो ये 5G यूज केस टेस्ट लैब आपका लॉन्च किया गया है रांची झारखंड के सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट में। तो आंसर क्या हो जाएगा? इट इज ऑप्शन नंबर ए। और ये जो टेस्ट लैब आपकी योर 5G यूज केस टेस्ट लैब जो है ये लॉन्च की गई है। इससे हमें क्या मदद मिलेगी? जो 5G बेस्ड एप्लीकेशन है उसका डेवलपमेंट और उसकी टेस्टिंग हम आसानी से कर पाएंगे। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट यहाँ पे जो है हमारे जी किशन रेड्डी जी जो हैं, जो हमारे मिनिस्टर हैं, इन्होंने न्यू कॉर्पोरेट लोगो भी आपका जो है अनवील किया था इस इवेंट में, सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड का लोगो। साथ में ही इस इंस्टीट्यूट को डेजिग्नेट किया गया है एज अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर सेटिंग अप 5G यूज केस टेस्ट लैब फॉर अ कोल इंडस्ट्री, ओके। इट विल लिवरेज द 5G टेक्नोलॉजी इफेक्टिवली। साथ में ही इस इवेंट में इन्होंने अनवील किया था रेप्लिका ऑफ दिस इंस्टीट्यूट सर्विसेज, अ स्कल्पचर मेड फ्रॉम द स्क्रैप मटेरियल, जो आपका इस इंस्टीट्यूशन में स्क्रैप मटेरियल थे उसकी मदद से इसका रेप्लिका जो है वो बनाया गया है। जैसे आपका डिलीवरी हॉर्स पाइप यहाँ पे यूज किया गया है, एनक्यू ड्रिलिंग रॉड, कोर बॉक्स, ये सब जो आपका स्क्रैप मटेरियल था उससे इस रेप्लिका को तैयार किया गया है। क्लियर है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च इंडियाज फर्स्ट फैशन फॉरकास्टिंग प्लेटफॉर्म, जिसका नाम है विजन नेक्स्ट, ऑन इट्स 40th फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन इन हैदराबाद तेलंगाना। तो आंसर आपका हो जाएगा दैट इज इट वाज लॉन्च बाय द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। इस इंस्टीट्यूशन द्वारा इनके 40th फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन पे, जो आपका 22 जनवरी को हुआ था, उस दिन एक आपका प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया था, विजन नेक्स्ट प्लेटफॉर्म, ठीक है। ये जो प्लेटफॉर्म है इसका मेन एम क्या है कि इंडिया की जो डिपेंडेंसी है इंटरनेशनल ट्रेंड फॉरकास्टिंग एजेंसीज की, वो हम कम करें, उसको रिड्यूस करें बाय यूजिंग इंडिया स्ट्रेंथ्स
by using India's strengths in IT and textiles. Okay, now आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो इसके करंट डीजी कौन है, डायरेक्टर जनरल कौन है, इनका नाम है तनु कश्यप. ओके, next is the Indian Army recently signed a contract worth rupees 80.43 crore with which company for the procurement of 223 automatic chemical agent detection and alarm system. तो इनमें से कौन सी आपकी कंपनी है जिसने रिसेंटली कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है 80.43 करोड़ का किस चीज के लिए? प्रोक्योरमेंट ऑफ 223 ऑटोमेटिक केमिकल एजेंट डिटेक्शन एंड अलार्म सिस्टम के लिए. तो इट इज योर लार्सन एंड टर्बो. कौन सी कंपनी है आपकी? लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड इज द राइट आंसर. नाउ अब जो ये आपका सिस्टम है इसे डिजाइन और डेवलप किसने किया है? ग्वालियर बेस्ड डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट जो है DRDO की, उनके द्वारा इसे डिजाइन और डेवलप किया गया है. एंड ACADA सिस्टम जो है इसका काम क्या रहेगा, ये कैसे वर्क करेगा? बेसिकली जहाँ पे इसे डिप्लॉय किया होगा ये उस जगह की जो हवा है, जो एयर है, उसको मॉनिटर करेगा एंड उसमें डिटेक्ट करेगा केमिकल वॉरफेयर एजेंट को एंड प्रोग्रामेबल टॉक्सिक इंडस्ट्रियल केमिकल्स को ये उसमें फाइंड आउट करेगा. क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है द PM नरेंद्र मोदी हैज इनॉग्रेटेड दी 38th Summer National Games which was held in Dehradun, Uttarakhand. What was the mascot of a 38th National Games? तो जो 38th नेशनल गेम है ये आपके 28 जनवरी को स्टार्ट हुए थे और कब तक चले थे? 14 फरवरी तक ये आपके चले थे. एंड इस जो 38th एडिशन था इसका आपका मैस्कॉट क्या था? मॉलीज का मैस्कॉट था. कहाँ पे हुआ था? राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम जो है वहाँ पे ही हुआ था. ठीक है, यहाँ पे हुआ था. टॉर्च का नाम क्या था? तेजस्वनी था. थीम क्या थी? ग्रीन गेम इसकी थीम थी. टोटल कितने इवेंट्स थे? 32 स्पोर्ट्स थे और 12 यहाँ पे होस्ट सिटीज थी इसकी. इसके अलावा किसने ऑर्गेनाइज किया था? उत्तराखंड गवर्नमेंट ने अलॉन्ग विद इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन. ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे योगा और जो आपका मल्लखंब था इसको पहली बार यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था. ओके, अब एक और क्वेश्चन, जो प्रीवियस एडिशन था वो कहाँ हुआ था? 37th एडिशन जो था आपका ये हुआ था गोवा में. ठीक है, एंड अगर बात करें नेक्स्ट एडिशन कहाँ पे होगा, तो जो नेक्स्ट एडिशन है आपका मतलब 39th एडिशन जो है ये कहाँ होगा? ये आपका मेघालय में होगा. ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है रिसेंटली इन जैन द यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल हैज अनवील्ड द भारत क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म एट अ भारत क्लाइमेट फोरम 2025 जो आपका न्यू दिल्ली में हुआ था. अब क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ अ भारत क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म. तो रिसेंटली जो आपका प्लेटफॉर्म जो आपका यहाँ पे प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है भारत क्लाइमेट फोरम 2025 में, जिसका नाम क्या है? भारत क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म. इसे लॉन्च करने का, इसे अनवील करने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन एम क्या है? इट इज टू स्ट्रेंथन इंडियाज क्लीन टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. ठीक है, मजबूत करना इंडिया के क्लीन टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, ये इसका एम है. ठीक है, अब इसका अगर हम इसे थोड़ा और डिटेल में बात करें तो यहाँ पे क्लीन टेक्नोलॉजी की बात हो रही है. दैट मीन्स आपका रिन्यूएबल एनर्जी. ठीक है, जैसे आपका सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, जिससे एनवायरमेंट को नुकसान नहीं होता. ठीक है, सस्टेनेबल. ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी. नाउ भारत क्लाइमेट फोरम 2025 जो है ये होस्ट किसने किया था? इट इज होस्टेड बाय द सेंटर फॉर इंडिजीनियस इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग एंड डेलबर्ग एडवाइजर्स with the support from the Ministry of New and Renewable Energy, नीति आयोग एंड इंटरनेशनल सोलर अलायंस. अब मुझे कमेंट सेक्शन में एक चीज बताओ, ISA का हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है? ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन लॉन्च द फेज 4 ऑफ अ नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी दैट इज नीट 4.0. इन्होंने लॉन्च किया है इनके हेडक्वार्टर पे विच इज लोकेटेड इन द न्यू दिल्ली. हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ अ AICTE? AICTE के करंट चेयरमैन आपके हैं प्रोफेसर TG सीताराम. क्या नाम है इनका? प्रोफेसर TG सीताराम. और इस लॉन्च इवेंट में इन्होंने जो है 22 एडटेक कंपनीज के साथ MOU साइन किया था इनके 40 इनोवेटिव प्रोडक्ट्स के लिए. ओके, इसमें से जैसे M4 टेक्नोलॉजी आपकी इंक्लूडेड है, एनसिस सॉफ्टवेयर इसमें इंक्लूडेड है जिन्होंने MOU साइन किया था. नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन कवर करें तो AICTE के इस शुरुआत आपकी की गई थी 1945 में. हेडक्वार्टर लोकेटेड है न्यू दिल्ली में और करंट इसके वाइस चेयरमैन आपके हैं डॉक्टर अभय जेरे. ओके,
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली इन जनवरी रबर बोर्ड ऑफ इंडिया हैज लॉन्च अ टू इनिशिएटिव ISNR इंडियन सस्टेनेबल नेचुरल रबर एंड INR कनेक्ट प्लेटफॉर्म इन्होंने लॉन्च किया है ड्यूरिंग दी प्लैटिनम जुबली सेलिब्रेशन ऑफ अ रबर एक्ट 1947 एंड रबर ग्रोवर्स कॉन्फ्रेंस जो आपका कोट्टयम केरला में हुआ था। हु इज अ करंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ अ रबर बोर्ड? रबर बोर्ड के करंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आपके हैं M वसंता गेसन। आंसर है इस ऑप्शन नंबर सी। तो रबर बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा ये 2 इनिशिएटिव लॉन्च किए गए हैं। रबर बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में पहले पढ़ेंगे। ये आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको रबर एक्ट 1947 के तहत आपका बनाया गया था और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था बनाने का कि ये प्रमोट करे और फैसिलिटेट करे प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग किस चीज की? नेचुरल रबर की। क्लियर है? कब इसे बनाया गया था? 1947 में इसको बनाया गया था। हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड है आपका कोट्टयम केरला में और करंट रबर प्रोडक्शन कमिश्नर कौन है? T सीजू इनका नाम है। क्लियर है? अब बात करेंगे ISNR की। नेक्स्ट आपका है ISNR। ISNR एक इनिशिएटिव है जो इंश्योर करेगा कंप्लायंस विद द यूरोपियन यूनियन डिफॉरेस्टेशन रेगुलेशन। EUDR एक आपका लॉ है जो कहता है, जिसका मेन एम है कि हम कम करें आपका डिफॉरेस्टेशन और फॉरेस्ट डिग्रेडेशन जो है वो कम से कम करें विच इज कॉज बाय योर इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये कैसे होगा? बाय स्ट्रीमलाइनिंग दी रबर सप्लाई चेन फॉर अ यूरोपियन मार्केट्स। ओके, साथ में ही ISNR जो है इसमें इंक्लूड किया गया है ट्रेसेबिलिटी सर्टिफिकेशन। ठीक है, दूसरा ये चीज ये इंश्योर करेगा रबर की ओरिजिन क्या है, कहाँ से ये रबर आ रहा है। तीसरा कंफर्म करेगा इट्स कंप्लायंस कि ये जो रिक्वायरमेंट है EUDR के, यूरोपियन यूनियन डिफॉरेस्टेशन रेगुलेशन के, वो फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। दूसरा आपका इनिशिएटिव है आपका INR कनेक्ट, जो एक वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म है जो कनेक्ट करेगा अनटैप्ड रबर ग्रोवर्स को विद अडॉप्टर्स टू इम्प्रूव प्लांटेशन प्रोडक्टिविटी। ठीक है, अनटैप्ड रबर ग्रोवर्स क्या है? ऐसे आपके फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, उसने लैंड लिया है, उसमें रबर के जो प्लांट्स होते हैं, रबर के जो ट्री होते हैं वो ग्रो किए हैं, बट वो खुद उसे मैनेज नहीं कर रहा है, उसने किसी और के भरोसे उसे छोड़ा हुआ है। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि जो रबर का बेसिकली आपका जो लेटेक्स एक्सट्रैक्शन होता है, ठीक है, जो वाइट वाला सॉल्यूशन होता है जो पेड़ों से मिलता है, वो चीज़ हो ही नहीं रहा, मतलब हार्वेस्टिंग यहाँ पे हो नहीं रही है। ठीक है, तो ये प्लेटफॉर्म आपका एक डेटाबेस मेंटेन करेगा और इसका काम क्या रहेगा? ये कनेक्ट करे ऐसे आपके जगहों को या ऐसे आपके ओनर्स को जिनका रबर हार्वेस्ट नहीं हुआ है या प्रॉपरली हार्वेस्ट वहां पे किया नहीं जा रहा है। ठीक है, टू दी ऐसे पर्सन जो हार्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इससे क्या होगा? प्लांटेशन प्रोडक्टिविटी आपकी इंक्रीज हो जाएगी। मतलब कि काम यहाँ पे एक जगह है, प्रोडक्शन हो रहा है बट हार्वेस्ट किया नहीं जा रहा, तो फायदा नहीं है उस चीज का, है ना। तो ऐसे लोग जो हार्वेस्ट करते हैं, ठीक है, ऐसे वर्कर जो हार्वेस्ट करते हैं, उनको अगर हम लैंड जो ओनर हैं, जो ये इस बगान के मालिक हैं, उनके साथ अगर कनेक्ट कर दें तो प्रोडक्टिविटी जो है आपकी प्लांटेशन प्रोडक्टिविटी ये भी काफी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, दूसरा ये क्या बोलता है? इट सर्टिफाइज पार्टिसिपेंट्स ऑफरिंग ट्रेनिंग इन सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। ऐसे मतलब जो काम करने वाले होंगे उनको सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस यहाँ पे ऐसी ट्रेनिंग दी जाएगी कि कम से कम क्षति पहुंचे पेड़ों को। ठीक है, ये क्लियर है। और इन सब का पूरा डेटा कहाँ पे आपका मेंटेन होगा? INR कनेक्ट जो वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म है वो इसे मैनेज करेगा, ये इसे यहाँ पे डेटा स्टोर करेगा। ठीक है, डेटाबेस बना के रखेगा। ठीक है, एज पर दी एस्टिमेट 20 से 25% इंडिया के जो रबर प्लांटेशन है ये आपके अनटैप्ड रहते हैं, मतलब ये ढंग से या प्रॉपरली आपके हार्वेस्ट नहीं होते। कभी आपका जो मतलब इसके रीजन क्या है कि आपका कभी होता है रबर प्राइस कम होता है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे फार्मर्स के साथ होता है, आपने सुना ही होगा कि सामने वाला ज़्यादा बोलता है कि मुझे कम से कम पैसे में दो। ठीक है, जैसे एक फार्मर है, वो अपनी फसल बेचना चाहता है, बट सामने वाला बोलता है कि नहीं, ये बोलता है 10 रुपए में आप ले लो पर केजी, ये बोलता है नहीं मेरे को 5 में दो, तो ये मिसमैच यहाँ पे ऐसे ये एक रीज़न हो जाता है। या प्रोडक्शन कॉस्ट हमें ज़्यादा पड़ रही है, उस केसेस में ऐसा हो जाता है। तो बहुत सारे इसके केसेस हैं। या फिर आपका मालिक से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो 10 मतलब यहाँ पे बहुत सारे रीज़न होते हैं जिनकी वजह से ये एरिया आपका हार्वेस्ट नहीं हो पाता है। ठीक है, एक्सट्रैक्शन यहाँ पे नहीं हो पाती। क्लियर है?
नेक्स्ट अब बात करेंगे एज पर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इंडिया जो है, इंडिया थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आपका नेचुरल रबर का, ठीक है, फोर्थ लार्जेस्ट कंज्यूमर है नेचुरल रबर का, एंड फिफ्थ लार्जेस्ट कंज्यूमर है नेचुरल रबर एंड सिंथेटिक रबर टुगेदर इन दी वर्ल्ड, ठीक है। नाउ अगर हम बात करें टॉप 3 लार्जेस्ट प्रोड्यूसर की नेचुरल रबर की, तो पहले कौन आ जाता है, थाईलैंड आ जाता है, दूसरा इंडोनेशिया और तीसरा आपका है इंडिया। क्लियर है। अब इस साइट में और क्या मेंशन किया गया था, अगर हम शेयर्स की बात करें, परसेंटेज में अगर बात करें, तो जो कंजप्शन है आपका टायर सेक्टर का ये है 50% का, फॉलोड बाय बाइसाइकिल टायर एंड ट्यूब्स 15%, फुटवेयर में 12%, बेल्ट एंड हॉर्सेस जो हैं उसमें 6% का है, और कैमल बैक एंड लेटेक्स प्रोडक्ट्स जो होते हैं आपके उसमें 7% का है, ठीक है। इसके अलावा अगर इंडिया में बात करें तो कौन सा स्टेट सबसे ज़्यादा रबर प्रोड्यूस करता है, तो इट इज़ योर केरला, ठीक है, जिसमें टोटल एरिया आपका 3.84 लाख हेक्टेयर्स का है अंडर दी रबर कल्टीवेशन, एंड एनुअल प्रोडक्शन इस स्टेट की आपकी है 3.70 लाख टन्स एज पर दिस डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, और ये ओवर 90% ऑफ नेचुरल रबर प्रोड्यूस करता है इंडिया का, फॉलोड बाय योर तमिलनाडु, कर्नाटका, त्रिपुरा, असम एंड मेघालय स्टेट्स। क्लियर है। Next up question है, in January 2025, Directorate General of Foreign Trade, that is DGFT, has launched the Enhanced Certificate of Origin 2.0 system to simplify the certification process for exporters and improve trade efficiency. तो recently जो DGFT है, ठीक है, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड है, इन्होंने लॉन्च किया है एक एनहांस सर्टिफिकेशन ऑफ ओरिजिन 2.0 सिस्टम को सिंप्लीफाई करने के लिए, जो सर्टिफिकेशन प्रोसेस होता है एक्सपोर्टर्स का, ठीक है, एक्सपोर्टर्स के लिए, एंड इम्प्रूव करने के लिए ट्रेड एफिशिएंसी को, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपका मेन जो क्वेश्चन है कि करंट डायरेक्टर जनरल कौन है आपके DGFT के, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के करंट डायरेक्टर जनरल कौन है, तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा, इनका नाम है संतोष कुमार सारंगी, ठीक है, क्या नाम है, संतोष कुमार सारंगी। और स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन भी कवर कर लेते हैं, इसका हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है न्यू दिल्ली में, और 1991 में इसकी शुरुआत की गई थी। Now next आपका क्वेश्चन है, द कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स हैज अप्रूव्ड द रिवाइवल प्लान फॉर विच ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ टोटल ऑफ ₹11,440 करोड़। तो रिसेंटली जो हमारी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है रिवाइवल प्लान, इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का, इट इज़ राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, और ये अमाउंट इन्होंने यहाँ पे अप्रूव किया है 11,440 करोड़ का, जिसमें से आपका 10,300 करोड़ जो है ये आपका रहेगा एज ए इक्विटी कैपिटल इन्फ्यूज किया जाएगा RINL में, एंड कन्वर्जन रहेगा आपका ₹1140 करोड़ का एज अ वर्किंग कैपिटल लोन, ओके। देन नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो RINL जो है ये ऑपरेट करता है हमारा विशाखापट्टनम स्टील प्लांट को, जो आपका कहाँ लोकेटेड है, आंध्र प्रदेश में, और इस प्लांट की अगर बात करें तो इंस्टॉल कैपेसिटी इसकी कितनी है, 7.3 मिलियन टन्स पर एनम इसकी कैपेसिटी है ऑफ अ लिक्विड स्टील। और जो रिवाइवल प्लान है ये हेल्प करेगा RINL को ये स्टार्ट करे फुल प्रोडक्शन विद अ 2 ब्लास्ट फर्नेस इन द मंथ ऑफ जनवरी एंड विद अ 3 ब्लास्ट फर्नेस इन मंथ ऑफ अगस्त 2025 तक ये आपका फुल प्रोडक्शन अपना स्टार्ट कर देगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द ऐप दैट वाज रिसेंटली लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज टू सर्व एज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर इंडियन रेलवे सर्विसेज। एक ही जगह पे सारी सर्विसेज आपको मिल जाएं रेलवेज की, उसकी वजह से एक ऐप जो है वो रिसेंटली लॉन्च की गई है जिसका नाम है स्वरेल। क्या नाम है इसका, स्वरेल। और इस ऐप के थ्रू टिकट जो है वो बुकिंग यहाँ पे हो सकती है। देन अगर आपको स्टेटस चेक करना है सीट का तो वो भी आप चेक कर सकते हो। फूड ऑर्डर करना है वो भी इस ऐप के थ्रू किया जा सकता है। तो जो डिफरेंट मल्टीपल आपकी सर्विसेज हैं इंडियन रेलवेज की, वो इस ऐप के थ्रू जो है सर्व की जा सकती हैं। और ये जो ऐप है ये करंटली बीटा टेस्टिंग फेज पे है, इसका मतलब टेस्टिंग फेज अभी चल रहा है। और डेवलप किसने किया है इसे, सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम द्वारा इसको डेवलप किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल हैज लॉन्च द नेशनल टर्मरिक बोर्ड इन अ न्यू दिल्ली टू बूस्ट टर्मरिक इंडस्ट्री, या गोल्डन स्पाइस जिसे हम कहते हैं टर्मरिक को, इन इंडिया। अब क्वेश्चन हियर इज कि हेडक्वार्टर कहाँ है इस बोर्ड का, नेशनल टर्मरिक बोर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पे सेटअप किया गया है, तो आंसर हियर इज तेलंगाना निज़ामाबाद में इसको सेटअप किया गया है,
ठीक है, ये जो बोर्ड बनाया गया है इसका काम क्या रहेगा कि जो भी चैलेंजेस फेस किए जा रहे हैं फार्मर्स के द्वारा, ठीक है, उसको ये लुकआउट करेगा एंड इस चीज़ की इंफॉर्मेशन या ये सब चीज़ें ये किसको बताएगा, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को, एजेंसी को, उनके बीच में ये कन्वे करेगा। ओके, नाउ अब यहाँ पे जो नेशनल टर्मरिक बोर्ड है इसके आपके चेयरपर्सन कौन बनाए गए हैं, इनका नाम है पाले गंगा रेड्डी। ये अपॉइंट किए गए हैं फर्स्ट चेयरपर्सन नेशनल टर्मरिक बोर्ड के। ओके, एंड इट विल फंक्शन अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर आता है। क्लियर है? इसके अलावा कुछ की पॉइंट्स देखते हैं, जैसे स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया ने कुछ डेटा आपको रिलीज किया है, विच इज कि इंडिया में 3.05 लाख हेक्टेयर में जो टर्मरिक है ये कल्टीवेट की जाती है, ये उगाई जाती है, और इस बार 2023-24 का डेटा अगर हम बात करें तो प्रोडक्शन यहाँ पे हुआ था टर्मरिक का 10.74 लाख टन्स का। ओके, अगर बात करें हम एक्सपोर्ट की तो कितना हमने एक्सपोर्ट किया है हल्दी, 1.62 लाख टन्स हमने जो है टर्मरिक एक्सपोर्ट किया है, एंड टर्मरिक प्रोडक्ट्स जिनकी वैल्यू आपकी 226.5 मिलियन यूएस डॉलर है, इसको हमने यहाँ पे एक्सपोर्ट किया था 2023-24 के दौरान। ओके, इसके अलावा और क्या चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई हैं, जैसे इंडिया में 30 प्रकार की टर्मरिक जो है हल्दी जो है वो प्रोड्यूस की जाती है, और इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और कंज्यूमर है टर्मरिक का, इवन एक्सपोर्टर भी है टर्मरिक का। ठीक है, सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कौन करता है टर्मरिक, इंडिया करता है। ओके, नाउ इंडिया की बात हो ही रही है तो इंडिया में सबसे ज़्यादा कौन से स्टेट में हल्दी उगाई जाती है, तो 3 आपके स्टेट, आपके अगर हम टॉप 3 स्टेट्स की बात करें तो महाराष्ट्र, तेलंगाना और कर्नाटका इसमें आ जाता है, फॉलोड बाय और तमिलनाडु। ओके, देन लीडिंग एक्सपोर्ट मार्केट की सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट हम कौन सी कंट्री को करते हैं हल्दी, बांग्लादेश को करते हैं, यूएई को, यूएसए एंड मलेशिया को। इसके अलावा इंडिया में सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट की जाती है हल्दी वो कौन से स्टेट द्वारा की जाती है, तेलंगाना द्वारा, मतलब तेलंगाना की जो हल्दी है वो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट की जाती है, लगभग अराउंड 30% ऑफ टर्मरिक एक्सपोर्ट जो है वो तेलंगाना से होता है। ओके, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, इन February 2025 द DRDO हैज सक्सेसफुली कंडक्टेड द 3 consecutive flight trials of a dash from the integrated test range from the चंदीपुर, उड़ीसा। तो इनमें से कौन सा डिफेंस सिस्टम है जिसका ट्रायल यहाँ पे किया गया था, फ्लाइट ट्रायल DRDO के द्वारा, तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज़ वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर सी। जो वॉरशॉट है इसके यहाँ पे जो ट्रायल्स हैं वो किए गए थे। वॉरशॉट डिज़ाइन और डेवलप किसने किया है, DRDO ने, DRDO की रिसर्च सेंटर इमरात ने एंड इन पार्टनरशिप विद द DRDO's लेबोरेटरी एंड डेवलपमेंट कम प्रोडक्शन पार्टनर्स। अगर हम इस मिसाइल की बात करें तो इसका वेट कितना है, 20.5 kg का है, और इसकी लेंथ आपकी है 2 मीटर की, डायमीटर कितना है 90 मिलीमीटर का है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज DRDO और इंडियन नेवी ने मिल के एक टेस्ट किया है आपका, विच इज ऑफ अ नेवल एंटीशिप मिसाइल शॉर्ट रेंज, दैट इज NASM का आपका एक टेस्ट किया गया है। कहाँ पे ये टेस्ट हुआ था, इट वॉज हेल्ड इन दी चंडीपुर ऑफ द कोस्ट ऑफ उड़ीसा। तो मतलब चंडीपुर उड़ीसा में ये आपका टेस्ट हुआ था, जहाँ पे आपका जो मिसाइल है वो रिलीज किया गया था फ्रॉम द इंडियन नेवी सी किंग 4-2B हेलीकॉप्टर से, जो आप यहाँ पे देख रहे हो, और ये है आपकी मिसाइल विच इज नेवल एंटीशिप मिसाइल शॉर्ट रेंज। ठीक है, तो ये वाली मिसाइल यहाँ से रिलीज की गई थी इसके टारगेट पे, और ये आपका टेस्ट सक्सेसफुल रहा है। और नाउ जब ये आपकी तैयार हो जाएगी, मतलब जो नेवल एंटीशिप मिसाइल शॉर्ट रेंज है, इसको जब इंडक्ट करेंगे तो ये रिप्लेस करेगी सी ईगल मिसाइल को, जो करेंटली इंडियन नेवी यूज कर रही है। ठीक है, नाउ जो ये मिसाइल है इसे डेवलप किया है DRDO ने, इंक्लूडिंग रिसर्च सेंटर इमरात, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी, नेक्स्ट इज हाई एनर्जी मटेरियल्स रिसर्च लेबोरेटरी एंड टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लेबोरेटरी। तो इनके द्वारा ये डेवलप किया गया है। फाइन, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, रिसेंटली नासा हैज अनाउंस्ड विच अमंग द फॉलोइंग इंडियन एस्ट्रोनॉट द पायलट फॉर द एग्जॉम मिशन। तो आप सभी को पता है एग्जॉम मिशन इस साल आपका जो है लॉन्च होना है, और इसके
पायलट नासा ने यहाँ पे अनाउंस किए हैं, जिनका नाम है शुभांशु शुक्ला। ठीक है, क्या नाम है इनका? शुभांशु शुक्ला इज द राइट आंसर। एंड ये पहले इंडियन एस्ट्रोनॉट बनेंगे जो बेसिकली आपके विजिट करेंगे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ऑन अ प्राइवेट मिशन। एंड साथ में ही ये पहले इंडियन बनेंगे जो स्पेस में आपके जाएंगे लास्ट 40 ईयर्स में। ठीक है, इसके अलावा नासा की बात करें तो एक्टिंग एडमिनिस्ट्रेटर्स के हैं जेनेट पेट्रो, जिन्हें डोनाल्ड ट्रंप ने जो है अपॉइंट किया था। हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में लोकेटेड है और 1958 में इसे स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैमुअल Nujoma, first president of Namibia, recently in February passed away. In which year he was honored with the Indira Gandhi Peace Prize? तो 1989 में इंदिरा गांधी पीस प्राइज से जो है सैमुअल नुजोमा जो है उनको नवाजा गया था। ये आपके फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने नाम्बिया की जो इंडिपेंडेंस है उसमें मतलब जो आपका स्वतंत्रता संग्राम जैसे होता है उसमें इन्होंने जो है बहुत अच्छी भूमिका निभाई थी या बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई थी। और ये फर्स्ट प्रेसिडेंट भी आपके बनाए गए थे नाम्बिया के। और 1989 में इन्हें जो है इंदिरा गांधी पीस प्राइज से नवाजा गया था। इसके अलावा भी इन्हें लेनिन पीस प्राइज दिया गया था 1970 में, और 1990 में हो चिन मी पीस प्राइज भी इन्हें दिया गया था। नेक्स्ट बात करेंगे लेजेंडरी ओडिसी डांसर मायाधर रॉथ की, जिनका रिसेंटली डेथ हुआ था। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इन्हें फादर ऑफ ओडिसी डांस कहा जाता है और इन्हें बहुत सारे अचीवमेंट्स भी इनके हैं, जैसे ओडिशा संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड 1977 में इनको दिया गया था। फिर 1984 में साहित्य कला परिषद अवार्ड, फिर संगीत नाटक अकेडमी 1985 में, राजीव गांधी सद्भावना अवार्ड 2003 में, उपेंद्र भजन सम्मान 2005 में, 2011 में टैगोर अकेडमी रत्ना, और इनको पद्मश्री से भी नवाजा गया था 2010 में। फाइन, फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू द ओडिसी डांस। ही इज ऑल्सो अ को-फाउंडर ऑफ अ कला विकास केंद्र 1952 में जो आपका हुआ था, बनाया गया था कटक में। एंड इट इज द फर्स्ट इंस्टीट्यूट जो आपका ओडिसी को मतलब सिखाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज ही फाउंडेड दी जयंतिका एसोसिएशन 1959 में टू एस्टैब्लिश अ स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क फॉर द ओडिसी। ही इंट्रोड्यूस संचारी भवा, मुद्रा, विनियोगा एंड रसा थ्योरी टू द ओडिसी। फाइन, नाउ ही इज द फर्स्ट गुरु टू कोरियोग्राफ गीता गोविंदा अष्टपदीस विद अ श्रृंगारा रसा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हु वॉज अपॉइंटेड एज अ 26 चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? तो इनमें से कौन से पर्सन है जिनको रिसेंटली चीफ इलेक्शन कमिश्नर आपका अपॉइंट किया गया है? तो आंसर आपका हो जाएगा, इनका नाम है ज्ञानेश कुमार। क्या नाम है इनका? ज्ञानेश कुमार। और इन्होंने सक्सीड किया है राजीव कुमार को, जो आपके 25th चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। तो ये नंबर भी याद रखना है, कभी कभी नंबर भी आपको पूछ लिया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज 4th जनरेशन डीप ओशियन सबमर्सिबल दैट रिसेंटली कंप्लीटेड इट्स वेट टेस्टिंग? तो इनमें से कौन सा आपका 4th जनरेशन का डीप ओशियन सबमर्सिबल है जिसने रिसेंटली इसकी वेट टेस्टिंग कंप्लीट की है, जिसकी शुरुआत 27 जनवरी को हुई थी और इसे मतलब इसकी जो वेट ट्रेनिंग थी, टेस्टिंग जो थी इसकी, वो आपकी कंप्लीट हुई है 12 फरवरी को। तो 27 जनवरी से 12 फरवरी की इसकी जो है टेस्टिंग हुई थी। और इस 4th जनरेशन डीप ओशियन सबमर्सिबल का नाम क्या है? इट इज मत्स्य 6000। ठीक है, क्या नाम है इसका? मत्स्य 6000। तो आंसर आपका हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर डी। नाउ मत्स्य 6000 की अगर हम बात करें तो इसकी जो टेस्टिंग आपकी हुई थी वो हुई थी L&T लार्सन एंड टर्बो शिप बिल्डिंग फैसिलिटी, जो आपका तमिलनाडु में लोकेटेड है एट दी कत्तुपल्ली पोर्ट। एंड इसको अगर हम बात करें मत्स्य 6000 की, तो इसको डेवलप और टेस्ट किसने किया था? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी द्वारा इसको आपका टेस्ट किया गया था अंडर दी समुद्रयान प्रोजेक्ट, जिसकी शुरुआत आपकी 2021 में की गई थी। राइट, समुद्रयान की शुरुआत जो है, इस प्रोग्राम की शुरुआत जो है बेसिकली वो 2021 में की गई थी। और इसका मेन एम क्या था कि जो हमारा डीप ओशियन है उसको हमें एक्सप्लोर करना है। वहीं पे अगर इस प्रोजेक्ट की इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी की हम बात करें तो ये आपकी है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस इज द नोडल एजेंसी ऑफ योर समुद्रयान मिशन। ओके, नाउ NIOT की अगर बात करें तो इसके डायरेक्टर आपके हैं बालाजी रामकृष्णन। हेडक्वार्टर लोकेटेड है चेन्नई तमिलनाडु में और 1993 में इसको स्टैब्लिश किया गया था।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच कंट्री टॉप द मेडल टेली इन द 2025 आर्चरी एशिया कप वर्ल्ड रैंकिंग टूर्नामेंट स्टेज 1 हेल्ड इन बैंकॉक थाईलैंड। तो इनमें से कौन सी आपकी कंट्री है जिसने सबसे ज़्यादा मेडल जो है वो जीते हैं 2025 की आर्चरी एशिया कप वर्ल्ड रैंकिंग टूर्नामेंट स्टेज 1 में? तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इंडिया। इंडिया ने टोटल यहाँ पे 8 मेडल जीते हैं, जिसमें से 5 गोल्ड हैं, 2 सिल्वर हैं, 1 ब्रॉन्ज है। वहीं पे सेकेंड नंबर पे था आपका साउथ कोरिया विद 5 मेडल्स, जिसमें से 2 गोल्ड मेडल थे। इसके अलावा इंडिया ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड यहाँ पे बनाया था इन दी अंडर 21 कैटेगरी बाय स्कोरिंग 2129 स्कोर इन मेंस कंपाउंड टीम। और कौन कौन सी कंट्री ने इस वर्ल्ड कप रैंकिंग टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया था? तो इंडिया, चाइना, मलेशिया, जापान, चाइनीज त्यापी, देन कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, बहरेन, बांग्लादेश, हांगकांग, देन थाईलैंड, ईरान, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, फिलीपींस, ये सारी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। ओके, अब बात करते हैं विनर्स की। पहली कैटेगरी है मेंस रिकर्व टीम में विष्णु चौधरी, गोल्डी मिश्रा, राहुल, ये 3 इस टीम में शामिल थे और गोल्ड मेडल यहाँ पे जीता था इस कैटेगरी में। दूसरा है मेंस रिकर्व में अगेन गोल्ड मेडल बाय दी विष्णु चौधरी। विमेंस रिकर्वर में भी आपको गोल्ड मेडल जीता है बसंती महातो ने। देन मेंस कंपाउंड टीम की बात करें तो कुशल, मानव एंड गणेश, ये तीनों की टीम थी और इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। नेक्स्ट कैटेगरी आ जाती है मेंस कंपाउंड की, इसमें कुशल दलाल ने गोल्ड मेडल जीता था। मेंस रिकवर में राहुल ने सिल्वर मेडल जीता है और मिक्स्ड टीम रिकवर में विष्णु, बसंती महातो जो हैं, इनके द्वारा जो टीम यहाँ पे बनाई गई थी, इस टीम ने सिल्वर मेडल जीता था। देन विमेंस कंपाउंड टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है विच इज लेड बाय योर which includes Avneet Kaur, then Madhura Varshini and Shikita. Okay. Next up question है the Union Mr. Ashwini Vaishnav and Gajendra Singh Shekhawat has launched Waves Bazaar initiative ahead of a first World Audio Visual Entertainment Summit जो आपकी हुई थी 5 से 9 फरवरी को। ठीक है, तो इससे पहले आपका लॉन्च किया गया था वेव्स बाजार इनिशिएटिव और ये आपकी जो मीटिंग है ये कहाँ पे हुई थी? ये आपकी हुई थी न्यू दिल्ली में। ठीक है, आंसर है रस ऑप्शन नंबर बी, फरवरी के मंथ में ये हुई है। एंड वेव्स बाजार की अगर हम बात करें तो वेव्स बाजार क्या है? ये आपका एक ई मार्केट प्लेस है जहाँ पे जिसका मेन मोटिव क्या था, जिसको डिज़ाइन किया गया था कि हमारे जो क्रिएटर्स हैं, बायर्स एंड कोलैबोरेटर्स हैं, ये सारे एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाए। ठीक है, फ्रॉम द डिफरेंट सेक्टर्स, जैसे फिल्म हो गया, टीवी हो गया, आपका म्यूजिक फर्म्स, ये सब हो गए, तो इनके जो क्रिएटर हैं, बायर हैं, कोलैबोरेटर हैं, उनको एक ही जगह पे लाया जाए। ठीक है, ताकि ये एक दूसरे से इजीली कनेक्ट कर पाए। ओके, नाउ यहाँ पे जो है 3 इनिशिएटिव आपके लॉन्च किए गए थे। एक तो वेव बाजार इनिशिएटिव हो गया, नेक्स्ट इनिशिएटिव है वेव्स अवार्ड। ठीक है, वेव्स अवार्ड जिसका रजिस्ट्रेशन आपका 15 फरवरी 2025 से स्टार्ट होना है, ओपन होना है। इसके अलावा 3 नए चैलेंजेस जो हैं वो यहाँ पे लॉन्च किए गए थे, जिसमें से एक आपका है वाव उस्ताद। ये आपका एक प्लेटफॉर्म है। ठीक है, बेसिकली ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है ऐसे लोगों को जो क्लासिकली ट्रेंड वोकलिस्ट हैं कि ये अपना टैलेंट जो है, ये अपने स्किल्स जो हैं वो डिस्प्ले कर सकते हैं, शोकेस कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, एंड दिस इज ड्रिवन बाय द दिल्ली घराना इन पार्टनरशिप विद मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड दूरदर्शन। ओके, नेक्स्ट आ जाता है मेक द वर्ल्ड वियर खादी। ये इनिशिएटिव जो है, ये चैलेंज जो है, इसका मेन काम है प्रमोट करना खादी को इंडिया में और ग्लोबली। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में। नेक्स्ट आ जाता है चैलेंज रेसोनेट द ईडीएम चैलेंज। इसको होस्ट किया था इंडियन म्यूजिक एसोसिएशन ने। किसने होस्ट किया था? इंडियन म्यूजिक एसोसिएशन ने। एंड ये चैलेंज जो है ये इनवाइट करता है आर्टिस्ट को, कंपोजर को, म्यूजिशियन को और परफॉर्मर को एक ही प्लेटफॉर्म में। ठीक है, फ्रॉम अराउंड द ग्लोब टू शोकेस देयर एक्सेप्शनल टैलेंट्स इन अ इलेक्ट्रॉनिक डांस म्यूजिक प्रोडक्शन। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द यूनियन कैबिनेट अप्रूवल एज ऑफ जनवरी 2025। पहला स्टेटमेंट है कि यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है कंटिन्यूएशन ऑफ अ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एंड रीस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम टिल द 2025-2026 विद एन ओवरऑल outlay of rupees 69,515.71 crore from 2021-2022 till 2025-2026। नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है फॉर क्रिएशन ऑफ अ फंड फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी विद एन आउटले ऑफ रुपीज 824.77 करोड़ फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजीज इन अ इंश्योरेंस स्कीम। नेक्स्ट इज द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड
the extension of a one-time special package on diammonia phosphate at the rupees 3,500 per metric ton for the period from 1st January 2025 until the further orders with an tentative budget of rupees 3,850 crore. Next is कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है फॉर MOU बिटवीन मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एंड मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड गवर्नमेंट ऑफ इंडोनेशिया की टू ट्रेड 1 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ अ नॉन बासमती वाइट राइस एनुअली. लास्ट स्टेटमेंट आपका है ऑल ऑफ द अबव. तो सारे स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट हैं, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई. फाइन. अब जो आपका ये क्या अभी अप्रूवल की हमने यहाँ पे बात की फॉर द MOU, ठीक है. तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन एंड जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड है इंडोनेशिया की, इनके बीच में जो MOU साइन हुआ है ये 4 साल के लिए आपका साइन हुआ है एंड फर्दर ये आपका ऑटोमेटिकली जो है अपडेट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ये एक्सटेंड हो जाएगा फर्दर 4 ईयर के लिए जब ये कंप्लीट होएगा पहला वाला. ठीक है ना. उसके अलावा ये इम्प्लीमेंट कौन करेगा? नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेड जो है वो इसे आपका इम्प्लीमेंट करेगा इस MOU को. फाइन. नेक्स्ट बात करते हैं. अभी हमने बात की आपकी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की कि इसको कंटिन्यूएशन अप्रूव किया है यूनियन कैबिनेट ने. ठीक है. अब बात कर लेते हैं इसकी स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की. तो इन मंथ ऑफ फेब्रुवरी जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है इसको आपके 9 साल कंप्लीट हो गए हैं. ठीक है. एंड इसको लॉन्च कब किया गया था? 18 फरवरी 2016 में इसको लॉन्च किया गया था. ये आपकी एक क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है. ठीक है. टोटल क्लेम डिस्बर्स जो किए गए हैं आपके वो हैं 1.75 लाख करोड़ एंड जो क्लेम्स यहाँ पे किए गए हैं वो है आपका ओवर 23.22 करोड़ फार्मर्स को क्लेम यहाँ पे दिए गए हैं. इसके अलावा प्रीमियम रेट जो है आपके फॉर क्रॉप इंश्योरेंस अंडर दिस स्कीम आर खारिफ क्रॉप के लिए 2% ऑफ अ सम अश्योर्ड है, राबी के लिए है 1.5% ऑफ सम अश्योर्ड, हॉर्टिकल्चर एंड कॉमर्शियल क्रॉप के लिए 5% है आपका सम अश्योर्ड का. फाइन. नेक्स्ट बात करते हैं. यूनियन कैबिनेट ने रिसेंटली अप्रूव किया है आपका फंड फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी का. ये फंड बेसिकली इस फंड से क्या है मतलब इस फंड का मेन एम क्या है कि हम इंटीग्रेट करें एडवांस टेक्नोलॉजी इन द इंश्योरेंस की. जैसे एग्जांपल लेते हैं ईल्ड एस्टिमेशन सिस्टम यूजिंग टेक्नोलॉजी का. ये यूज़ करती है रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी फॉर एस्टिमेटिंग ईल्ड और इसमें मिनिमम 30% वेटेज आपका है टू दी टेक्नोलॉजी बेस्ड ईल्ड एस्टिमेट्स का. ठीक है. अब मध्य प्रदेश जो है इसने अडॉप्ट किया है 100% टेक्नोलॉजी बेस्ड ईल्ड एस्टिमेशन को, फॉलोड बाय और आंध्र प्रदेश, असम, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ये सारे आपके ऐसे हैं जो करंटली इसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं. ठीक है. इसके अलावा वेदर इंफॉर्मेशन एंड नेटवर्क डेटा सिस्टम भी इसका एक आपका एग्जाम्पल है. राइट. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच इंडियन पर्सनालिटी वॉज रिसेंटली फीचर्ड इन आर टाइम्स विमेन ऑफ द ईयर 2025 फॉर हर एक्सेप्शनल वर्क इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड हर एफर्ट्स टू प्रोटेक्ट द ग्रेटर अर्जेंट स्टॉक, जिसे हम हरगिला के नाम से भी जानते हैं इन दी असम. तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर ए. इन लेडी का नाम है पूर्णिमा देवी बर्मन. यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हो. और जो हरगिला बर्ड है यहाँ पे उसके बेसिकली जो बर्ड है इसकी जो जनसंख्या थी वो आपकी सिर्फ 450 रह गई थी और इनके कंजर्वेशन की वजह से अब जो हरगिला की आपकी पॉपुलेशन है ये अराउंड आपकी 1800 हो गई है. और जो हमारी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर है IUCN जो है उसने हरगिला का जो स्टेटस है, ठीक है, वो एंडेंजर्ड से अब नियर थ्रेटेंड की लिस्ट में डाल दिया था 2023 में. और इनके इस एफर्ट के लिए इनको टाइम्स विमेन ऑफ द ईयर 2025 की लिस्ट में शामिल किया गया है. टोटल 3 इंस्पायरिंग विमेन्स को इस लिस्ट में शामिल किया गया है. इंडिया से पूर्णिमा देवी बर्मन इस लिस्ट में शामिल हुई है. फाइन. बाकी आपकी लिस्ट जो है वो आप देख सकते हो. जैसे USA से निकोल किडमैन यहाँ पे शामिल हुए हैं. देन एजा विल्सन फ्रॉम अगेन USA, जॉर्डन चील्स फ्रॉम USA, देन लूफे आना सवाई फ्रॉम जापान, आइसलैंड से लूफे थी. देन अगेन USA से अमांडा जुरावस्की, देन चार्ली फ्रॉम USA, फोतो बल्दे फ्रॉम गैम्बिया एंड देन रेक्वेल विल्स, ओलिवा मुन, लॉरा मोदी फ्रॉम USA. ये सारे USA से आपके. एंड फ्रांस से थे गिल्से पेलिकोट. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है नेम द स्कीम दैट वाज रिसेंटली लॉन्च बाय द यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल टू बूस्ट कार्गो मूवमेंट ऑन अ इनलैंड वाटरवेज.
तो इनमें से कौन सी स्कीम है, क्या नाम है उस स्कीम का जिसे हमारे यूनियन मिनिस्टर द्वारा लॉन्च किया गया था बूस्ट करने के लिए, एनहांस करने के लिए कार्गो मूवमेंट को ऑन अ इनलैंड वाटरवेज? तो आंसर आपका हो जाएगा जलवाहक। क्या है स्कीम का नाम? इसका नाम है जलवाहक। और इस स्कीम का मेन एम है कि हमें इंडिया की जो इनलैंड वाटरवेज है, ठीक है, उसको रिवाइटलाइज करना है, उसको यूज करना है, और जो ट्रांसपोर्ट कंजेशन है उसको हमें कम करना है। ठीक है, ये क्लियर हुआ। नाउ अब ये जो स्कीम है ये 3 नेशनल वाटरवेज जो हैं उनमें आपकी ऑपरेट की जाएगी। पहला आपका है नेशनल वाटरवे 1 गंगा रिवर, नेशनल वाटरवे 2 ब्रह्मपुत्र रिवर, नेशनल वाटरवे 16 जो आपका है बारक रिवर पे। ठीक है, ये क्लियर है। नाउ ये जो सर्विसेज हैं दे आर शेड्यूल्ड ऑफ अ कार्गो वेसल, एंड ये आपका कोलकाता से पटना, पटना से वाराणसी, वाराणसी टू पटना, एंड पटना से कोलकाता चलेगी, एंड बिटवीन द कोलकाता एंड पांडु इन अ गुवाहाटी। ठीक है, ये याद रहेगा, ये दोनों आपके यहाँ पे रूट में ये वर्क करेंगे यूटिलाइजिंग दी इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट। इसके अलावा नेक्स्ट यहाँ पे आपको नोट करना है जो स्कीम है ये 3 साल की आपकी वैलिड रहेगी, एंड इसका मेन एम है टू फैसिलिटेट अ मॉडल शिफ्ट ऑफ 800 मिलियन टन kilometers with an estimate investment of rupees 95.4 crores by the 2027। ये क्लियर है। नाउ जो यहाँ पे इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी आपकी रहेंगी ये है इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एंड दूसरा आपका है इनलैंड एंड कोस्टल शिपिंग लिमिटेड। क्लियर है। नाउ यहाँ पे 3 नए कार्गो जो हैं उनको हरी झंडी दिखाई गई है। एक आपका है MV त्रिशूल विद टू डम बार्ज अजय एंड डीकू, और ये ट्रांसपोर्ट करेगा 1500 टन्स ऑफ सीमेंट फ्रॉम द GR जेटी इन कोलकाता टू पांडु इन दी गुवाहाटी। ओके, देन नेक्स्ट है MBI, ये कैरी करेगा 1000 टन ऑफ जिप्सम टू पटना बिहार। देन नेक्स्ट आता है आपका MV होमी बाबा जो ट्रांसपोर्ट करेगा 200 टन ऑफ कोल टू वाराणसी उत्तर प्रदेश। क्लियर है। इसके अलावा एक आपको यहाँ पे नोट याद रखना है कि इंडिया का जो टारगेट है, इंडिया ने टारगेट रखा है कि 200 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ कार्गो मूवमेंट इन्हें करना है वाया वाटरवेज बाय दी 2030। तो ये टारगेट लेके हम चले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश हैज बिकम द 5th स्टेट इन इंडिया टू प्रोवाइड 100% पाइप वाटर सप्लाई टू रूरल हाउस होल्ड अंडर द जल जीवन मिशन अंडर योर हर हर जल स्कीम। ओके, हर घर जल स्कीम। तो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर B, दैट इज पंजाब। ठीक है, पंजाब जो है 5th स्टेट बना है इंडिया का जिसने प्रोवाइड किया है 100% पाइप वाटर इनके रूरल हाउस होल्ड्स में। ठीक है, अंडर दिस स्कीम। ओके, हर घर जल स्कीम। ओके, नाउ इस स्कीम को कब लॉन्च किया गया था? 2019 में से लॉन्च किया गया था एज अ पार्ट ऑफ अ जल जीवन मिशन। एंड इस स्कीम का मेन एम क्या था कि जो हमारे रूरल हाउस होल्ड हैं उनको जो है पर डे 55 लीटर्स ऑफ टैप वाटर जो है मिलना चाहिए। इस एम के साथ इसे लॉन्च किया गया था। ठीक है, और कौन सी मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च किया गया था? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति द्वारा। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे एक और चीज़ जो कवर कर लेते हैं, 100% टैप वाटर सप्लाई सर्टिफाइड स्टेट्स एंड यूटीज कौन कौन से आपके हैं? गोवा हो गया, अंडमान निकोबार, पुडुचेरी, दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, ये सारे आपके सर्टिफाइड स्टेट्स एंड यूटी हो गए। और गोवा और दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव जो हैं ये पहले आपके स्टेट एंड यूटी बने थे जिनको सर्टिफाइड किया गया था अंडर दी 100% टैप वाटर। ओके, टैप वाटर सप्लाई। ओके, अगर हम बात करें आपके रिपोर्टेड स्टेट एंड यूटीज की तो इसमें कौन कौन शामिल है? आपका तेलंगाना, मिजोरम, हिमाचल प्रदेश और गुजरात शामिल है। ओके, नाउ नेक्स्ट बात करते हैं जो ये अनाउंसमेंट थी ना कि पंजाब जो है वो 5th स्टेट बना है प्रोवाइड करने वाला 100% पाइप वाटर सप्लाई टू दी रूरल हाउस होल्ड। ये स्टेटमेंट दी गई थी या ये अनाउंसमेंट की गई थी बाय द वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन मिनिस्टर ऑफ पंजाब हरदीप सिंह द्वारा। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने यहाँ पे बोला था कि जो आपके वाटर क्वालिटी और स्कैर्सिटी के इशू हैं इनको रिजॉल्व करने के लिए इन्होंने 15 मेजर कैनाल वाटर प्रोजेक्ट जो है इनके स्टैब्लिशमेंट यहाँ पे ये कर रहे हैं जिसका कॉस्ट है 2174 करोड़ और ये लगभग आपके 4 लाख फैमिलीज को
जो है हेल्प करेगा, बेनिफिट करेगा। ओके, इसके अलावा इन्होंने ये भी मेंशन किया था जो पंजाब के जो विलेजेस हैं उन्होंने अचीव किया है ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेटस अंडर दी स्वच्छ भारत मिशन रूरल, और टोटल 5.64 लाख हाउस होल्ड जो हैं इनके पास टॉयलेट्स हैं, एंड 1340 पब्लिक कन्वीनियंस जो है वो यहाँ पे इन्होंने कंस्ट्रक्ट किए हैं। इवन मोर देन 10,435 विलेजेस आपके ऐसे हैं स्टेट के जो आपके ODF प्लस बन गए हैं, एंड 1289 विलेजेस आपके जो है इन्होंने अचीव कर दिया है ODF प्लस मॉडल स्टेटस को। ठीक है, ये सब चीजें उन्होंने यहाँ पे मेंशन की थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु ऑथर्ड द बुक टाइटल द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट। तो इनमें से कौन से आपके ऑथर हैं जिन्होंने ये बुक लिखी है? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज अरुण शौरी। क्या नाम है इनका? अरुण शौरी, और इस बुक को पब्लिश किया है पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने। फाइन, अरुण शौरी जो है ये एक इकोनॉमिस्ट हैं, ये आपके इकोनॉमिस्ट बेसिकली रहे थे वर्ल्ड बैंक में 1967 से 1976 के बीच में, एंड ही वाज आल्सो ऑथर और आल्सो एडिटर ऑफ अ इंडियन एक्सप्रेस फ्रॉम 1987 टिल योर 1990। अगर बात करें अवार्ड्स की तो इन्हें पद्म भूषण से नवाजा गया था 1990 में, एंड रमन मगसेसे अवार्ड इन्हें दिया गया था 1982 में। क्वेश्चन है द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज इंक्ड रुपीज 642.17 crore contract with which company for the procurement of a 28 EON 51 electro-optical fiber control system for the Indian Navy। तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ। किस चीज के लिए? 28 EON 51 इलेक्ट्रो ऑप्टिकल फाइबर कंट्रोल सिस्टम के साथ। ये जो सिस्टम है, कंट्रोल सिस्टम, बेसिकली इंडियन नेवी को जो है हेल्प करेगा किस चीज के लिए? कि जो आपका टारगेट है उसे सर्च करने में, उसे डिटेक्ट करने में और उसका क्लासिफिकेशन करने में ये जो है इंडियन नेवी की मदद करेगा, एंड ये सब किया जाएगा बाय यूजिंग द इलेक्ट्रो ऑप्टिकल एंड थर्मल इमेजर्स डिवाइसेस की मदद से। ठीक है, अभी रिसेंटली भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड से जुड़ी एक और न्यूज़, आपकी इंपॉर्टेंट न्यूज़ सामने आई थी जो थी आपकी संजय से रिलेटेड। संजय जो बैटलफील्ड सर्विलियंस सिस्टम है, इसे रिसेंटली जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उनके द्वारा लॉन्च किया गया था, एंड डेवलप किसने किया था? आपके संजय सिस्टम को। ठीक है, संजय जो बैटल सर्विलियंस सिस्टम है आपका, ठीक है, इसको लॉन्च किया गया था, एंड इट इज डेवलप्ड इन कोलैबोरेशन विद द इंडियन आर्मी। ठीक है, एक तो इंडियन आर्मी प्लस भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इन दोनों के जॉइंट कोलैबोरेशन से बेसिकली ये आपका संजय जो सिस्टम है, सर्वेलेंस सिस्टम, इसको बनाया गया था। नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन कवर कर लेते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की। इसके कारण CMD हैं मनोज जैन, हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड आपका बेंगलुरु कर्नाटका में। नेक्स्ट न्यूज आपकी है साप, जो आपकी स्वीडन बेस्ड कंपनी है, स्वीडन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, इसके साथ इंडिया का एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था रिगार्डिंग योर 84 वेपन्स। ठीक है, 84 वेपन्स की सप्लाई के लिए, और इस कॉन्ट्रैक्ट को बेसिकली इन्होंने कंप्लीट कर दिया है। इसके बारे में न्यूज़ है 2022 में इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया गया था। इंडिया की जो मिनिस्ट्री है, डिफेंस मिनिस्ट्री, उन्होंने यहाँ पे अग्रीमेंट साइन किया था कि ये अराउंड 2000 यूनिट्स जो है आपके 84 वेपन्स की, यहाँ पे आप इसकी इमेज देख सकते हो, इसको ये आपका भेजेंगे इंडिया को, इंडियन आर्म फोर्सेस को के लिए ये सप्लाई करेंगे। ठीक है, 84 वेपन्स की बात करें तो ये आपकी 84 मिलीमीटर अनगाइडेड एंटी आर्मर वेपन है जो मैन्युफैक्चर की है साब बोफर्स डायनेमिक्स ने। ठीक है, जो आपका बेसिकली पार्ट है साब ग्रुप का, और इसका वेट है अराउंड 9 kg का, एंड इसकी इफेक्टिव रेंज की बात करें तो ये रहेगी आपकी 200 मीटर की। ओके, नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन कवर कर लेते हैं। साब के CEO एंड प्रेसिडेंट कौन है? इनका नाम है मिशेल जॉनसन। हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड आपका स्टॉकहोम स्वीडन में, और इसकी शुरुआत 1937 में की गई थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट चेंजेस वर मेड टू द इन्वेस्टमेंट एंड कैपेसिटी क्रिएशन थ्रेशोल्ड फॉर द कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील इन द सेकंड राउंड ऑफ PLI स्कीम लॉन्च बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टील एंड हेवी इंडस्ट्रीज HD कुमारस्वामी। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? दैट इज जो सेकंड राउंड आपका हुआ था PLI स्कीम का, जो जनवरी के मंथ में लॉन्च किया गया था, जिसका नाम है PLI स्कीम 1.1। ठीक है, 1.1 वर्जन ही आपका था सेकेंड राउंड ऑफ अ PLI स्कीम। इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं, जैसे कि जो आपका कार्गो स्टील है
इसकी जो इन्वेस्टमेंट थ्रेशोल्ड है वो आपकी रिड्यूस कर दी गई है 3000 करोड़ तक, एंड इसकी जो कैपेसिटी क्रिएशन थ्रेशोल्ड है वो रहेगी आपकी 50,000 टन तक। ठीक है, ये क्यों किया गया है? ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन हमें देखने को मिले, ठीक है, इस कैटेगरी में। फाइन, नाउ बात करते हैं इस PLI स्कीम की। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टील एंड हेवी इंडस्ट्रीज HD कुमारस्वामी द्वारा लॉन्च किया गया था सेकेंड राउंड प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम का, जिसको 2020 में लॉन्च किया गया था फॉर द स्पेशलिटी स्टील विच इज टर्म्ड एज अ PLI स्कीम 1.1, और 5 प्रोडक्ट कैटेगरी में ये आपकी जो है, जो मतलब पहले वाले जो राउंड था उसमें जो 5 कैटेगरी थी उसी में ही सेम एग्जिस्टिंग कैटेगरी में ही ये आपका लाया गया था। ठीक है, कौन सी 5 प्रोडक्ट कैटेगरी है? कोटेड और प्लेटेड स्टील प्रोडक्ट्स, हाई स्ट्रेंथ और वियर रेसिस्टेंट स्टील, स्पेशलिटी रेल्स, अलॉय स्टील प्रोडक्ट्स एंड स्टील वायर्स एंड इलेक्ट्रिकल स्टील्स। तो ये 5 आपकी प्रोडक्ट कैटेगरी इसमें है। ठीक है, जिसके लिए PLI स्कीम आपकी लाई गई है। इसके अलावा यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो स्कीम है ऑलरेडी जो एलोकेटेड फंड है इसका 6,322 करोड़ का, उसी में ही ये वर्क करेगा, और इम्प्लीमेंटेशन पीरियड क्या है इसका? फाइनेंशियल ईयर 2025-26 से फाइनेंशियल ईयर 2029-30 है। ठीक है, तो ये चीज़ पूछ ली जा सकती है, तो ये ध्यान में रखना है। PLI स्कीम की बात करें तो मार्च 2020 में इसको लॉन्च किया गया था, जिसका मेन एम क्या था कि जो इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ हैं उनको हम बढ़ाएं, ताकि जो हमारा डिपेंडेंसी है इंपोर्ट पे वो कम हो जाए, एंड हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है एक्सपोर्ट करें। ठीक है, तो ये इसका मेन एम था। इनिशियली 3 सेक्टर्स के लिए इसको लाया गया था, आपका मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के लिए, फार्मास्यूटिकल एंड ड्रग्स के लिए, और मेडिकल डिवाइसेस के लिए ये आपका लाया गया था। बट अब इसको बाद में एक्सटेंड करके 14 सेक्टर्स में ये लाया गया था विद अ टोटल बजटरी आउटले ऑफ 1.97 ट्रिलियन। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे एक और पॉइंट है कि जैसे एज ऑफ अगस्त 2024 जो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे यूटिलाइज हुई है आपकी, वो कितनी हुई है? वर्थ 1.46 लाख करोड़ की हुई है, जिसकी वजह से आपका जो प्रोडक्शन और सेल है वो बढ़ा है, विच इज ₹12.50 लाख करोड़, एंड इससे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो जॉब्स क्रिएशन है वो हुई है, विच इज अप्रोक्सीमेटली 9.5 लाख जॉब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which airport became the first in India to receive the सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार गोल्डन ट्रॉफी एट द नेशनल सेफ्टी काउंसिल ऑफ इंडिया सेफ्टी अवार्ड्स 2024 इन द सर्विस सेक्टर कैटेगरी? तो इनमें से कौन सा आपका इंडिया का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिसे सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार दिया गया है अंडर द सर्विस सेक्टर कैटेगरी? तो इट इज Goa's Manohar International Airport, which is named after the former CM of Goa, Manohar Parrikar. Okay. किसने कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इस एयरपोर्ट को, गोवा मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बनाया है? तो GMR गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड। अब बात करते हैं इस अवार्ड की। ये अवार्ड देता कौन है? नेशनल सेफ्टी काउंसिल ऑफ इंडिया देता है, एंड इट इज एस्टैब्लिश्ड बाय विच मिनिस्ट्री? तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the cash prize awarded to the recipient of National Dhanvantri Ayurveda Awards for 2025 conferred by the Minister of State Pratap Rao Jadhav in February 2025? तो आपके नेशनल धन्वंतरी आयुर्वेदा अवार्ड रिसेंटली दिए गए थे, 3 लोगों को ये अवार्ड दिए गए हैं, और ये अवार्ड जो है इसमें एक ट्रॉफी होता है, एक स्टैच्यू होता है लॉर्ड धन्वंतरी का। ठीक है, इसके अलावा कैश प्राइज यहाँ पे जो है दिया जाता है 5 लाख का। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। और ऐसे लोगों को यहाँ पे सिलेक्ट किया जाता है जो अपनी पूरी लाइफ आयुर्वेदा को डेडिकेट कर देते हैं। ठीक है, उन लोगों को, ऐसे लोगों को ये अवार्ड दिया जाता है, और इस बार 3 लोगों को ये अवार्ड दिया गया है। आपके पहले हैं वैद्य ताराचंद शर्मा, वैद्य माया राम मुनियाल, एंड वैद्य समीर गोविंद जमादा गिनी। तो इन तीनों को ये अवार्ड दिया गया था इस बार। फाइन, नेक्स्ट वो क्वेश्चन है, which country tops the medal tally of a Asian Winter Games 2025 that was held in the Harbin Heilongjiang province of China?
तो इनमें से कौन सी कंट्री है जिसने मेडल टैली को टॉप किया है? तो आंसर आपका हो जाएगा दैट इज चाइना ने इस मेडल टैली को टॉप किया है। तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ए। और ये आपका इवेंट कहाँ हुआ था? चाइना में ही हुआ था। चाइना ने टोटल यहाँ पे 85 मेडल जीते थे, जिसमें 32 गोल्ड थे, 27 सिल्वर एंड 26 ब्रॉन्ज थे। इसके बाद साउथ कोरिया आपका सेकेंड नंबर पे था, फॉलोड बाय जापान थर्ड नंबर पे, एंड कजाकिस्तान फोर्थ पे, और फिफ्थ नंबर पे था फिलीपींस। अब आप बोलोगे इंडिया को कोई भी मेडल यहाँ पे नहीं मिला था, जबकि इंडिया के जो है 59 एथलीट्स ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। स्टिल इंडिया के पास कोई यहाँ पे मेडल इंडिया ने नहीं जीता था। फाइन। नाउ एशियन विंटर गेम्स की अगर हम बात करें तो इसका 9th एडिशन आपका इस बार ऑर्गेनाइज किया गया था, एंड इट इज ऑर्गेनाइज बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया ने इसे ऑर्गेनाइज किया था, एंड इट इज स्पॉन्सर्ड बाय द इंटरनेशनल स्केटिंग यूनियन। फाइन। टोटल 64 इवेंट्स यहाँ पे हुए थे 11 विंटर स्पोर्ट्स डिसिप्लिन के अंदर, एंड मैस्कॉट यहाँ पे था आपका बिनबिन एंड निनी, ये दोनों मैस्कॉट थे। एंड मोटो इसका क्या था? ड्रीम ऑफ विंटर, लव अमंग एशिया। फाइन। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है अबाउट द नेक्स्ट एडिशन, कौन सी कंट्री होस्ट कर रही है? तो सऊदी अरेबिया इसे होस्ट कर रही है 10th एडिशन। फाइन। नाउ इसके अलावा यहाँ पे सऊदी अरेबिया और आपका जो कंबोडिया थे, इन सऊदी अरेबिया ने एल्पाइन स्कीइंग एंड स्नो बोर्डिंग जो था इसमें पहली बार पार्टिसिपेट किया था, एंड कंबोडिया ने आपका जो है क्रॉस कंट्री स्कीइंग जो था उसमें आपका फर्स्ट अपीयरेंस इस बार दी थी इन द एशियन विंटर गेम्स। ओके। नाउ अगर हम चाइना की बात करें, चाइना के करंट प्रेसिडेंट कौन है? जिंग जिंगपिंग। कैपिटल्स की है बीजिंग, और करेंसी क्या है? करेंसी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि चाइना की करेंसी क्या है। ठीक है। सऊदी अरेबिया की बात हो रही है तो इससे जुड़ी हुई एक और न्यूज़ आपकी है, विच इज कि सऊदी अरेबिया होस्ट करेगा इनॉग्रल सेशन ओलंपिक ई स्पोर्ट गेम्स का 2027 में। ठीक है, ये अनाउंसमेंट की गई है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी द्वारा, और इन्होंने अनाउंस किया था। वैसे ये जो आपके गेम्स हैं वो 2025 के लिए इन्होंने जो है अनाउंस किए थे, बट बाद में इसको पोस्टपोन करके 2027 में ये अब किए जाएंगे। ठीक है। अब ये जो डिसीजन लिया गया है, इट वॉज टेकन एज अ पार्ट ऑफ अ 12-year पार्टनरशिप ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी अलॉन्ग विद योर सऊदी ओलंपिक एंड पैरालंपिक कमेटी। और इन गेम्स को, ओलंपिक ई स्पोर्ट गेम्स को ऑर्गेनाइज किया जाएगा बाय द सऊदी ओलंपिक एंड पैरालंपिक कमेटी अलॉन्ग विद ई स्पोर्ट वर्ल्ड कप फाउंडेशन इन कोलैबोरेशन विद इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। क्लियर है? नाउ अब यहाँ पे ये डिसीजन कब लिया गया था कि ओलंपिक ई स्पोर्ट्स हमें करवाने चाहिए? ये आपका 142nd सेशन जो हुआ था इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का जुलाई 2024 में, तब यहाँ पे डिसीजन लिया गया था फॉर ऑर्गेनाइजिंग द ओलंपिक ई स्पोर्ट गेम्स। फाइन। Next is, which state has become the first Indian state to fully adopt the government e-marketplace platform to achieve transparency and eliminate unethical practices in a public procurement? तो इनमें से कौन सा स्टेट है जिसने फुली तरीके से अडॉप्ट किया है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेटफॉर्म को? बेसिकली ये जो प्लेटफॉर्म है इसका मेन एम क्या है कि हमें ट्रांसपेरेंसी रखनी है। ठीक है, जो भी प्रोक्योरमेंट एक्टिविटीज़ है आपकी बायर और सेलर की, उसमें हमें ट्रांसपेरेंसी रखनी है। और ये आपका जो प्लेटफॉर्म है किसने लॉन्च किया था? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, इट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, इन्होंने इस मिनिस्ट्री ने इसे लॉन्च किया था। कब लॉन्च किया था? 2016 में। और अभी इन मंथ ऑफ दिसंबर उत्तर प्रदेश जो है ये पहला स्टेट बना है जिसने फुली तरीके से इसको अडॉप्ट कर लिया है, और इसी अडॉप्शन के साथ ये एनुअली 2000 करोड़ का अमाउंट जो है वो सेव करने वाला है। क्लियर है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच कंपनी सक्सेसफुली लॉन्च इट्स थर्ड मून लैंडिंग मिशन विद अथीना लैंडर? तो इनमें से कौन सी आपकी कंपनी है, कौन सी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका थर्ड मून लैंडर मिशन जो है वो लॉन्च किया गया था इन मंथ ऑफ फेब्रुवरी, जिसमें आपका अथीना लैंडर भी था? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज स्पेसएक्स द्वारा इसको लॉन्च किया था। बट लैंडिंग के टाइम पे जो एक्चुअल लैंडिंग पोजिशन थी वहाँ पे ये लैंड नहीं हुआ है, मार्च में लैंड होना था, और एग्जैक्ट पोजीशन पे ये जो है लैंड नहीं हुआ है। इससे आपका 250 मीटर दूर ये लैंड हुआ है, जिसकी वजह से अभी तक इसमें मतलब कि आपका जो कनेक्शन है, मतलब जो एक्चुअल इसका काम था वो ये नहीं कर पाएगा, और इसको डेड यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, अब जो ये आपका मिशन था, इट इज इंट्रूटिव मशीन मिशन, जो आपका
बेसिकली किसने बनाया था, ये आपका इंट्यूटिव मशीन जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका मिशन था, जिसमें एथेना लैंडर था आपका और नोवैक सी क्लास रोबोटिक लैंडर लूनर लैंडर ये था। इसे फैल्कन 9 रॉकेट में लॉन्च किया गया था फ्रॉम द नासाज कैनेडी स्पेस सेंटर इन फ्लोरिडा यूएसए। इसके अलावा नासा का एक यहाँ पे सैटेलाइट भी था जो डिश वॉशर साइज का सैटेलाइट था, जिसका वेट था 200 kg का और इसका नाम था लूनर ट्रायल ब्लेजर। ठीक है, इस सैटेलाइट को भी यहाँ पे भेजा गया था एंड इसका काम क्या था, डिटेक्ट करना वाटर मून की सरफेस पे। ओके, एंड डेवलप किसने किया है, लॉकहीड मार्टिन नासा का जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी के लिए इसे आपका डिज़ाइन किया गया था। एंड इसमें 2 प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट्स आपके थे, एक तो था हाई रेजोल्यूशन वॉलेटाइल एंड मिनरल मून मैपर, दूसरा था लूनर थर्मल मैपर। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द मिनिस्ट्री दैट हैज रिसेंटली लॉन्च द ई स्टूडेंट वीजा एंड ई स्टूडेंट एक्स वीजा फॉर द फॉरेन स्टूडेंट। तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा इस वीज़ा को ई स्टूडेंट वीज़ा को और ई स्टूडेंट एक्स वीज़ा को लॉन्च किया गया है फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए। बेसिकली फॉरेन स्टूडेंट जो इंडिया के इंस्टीट्यूशन से पढ़ना चाहते हैं, जो है ग्रेजुएशन यहाँ पे करना चाहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, उनके लिए ये बेसिकली लॉन्च किया गया है। एंड ई स्टूडेंट एक्स वीज़ा उनके जो डिपेंडेंट्स हैं उनके लिए लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो बात करते हैं ई स्टूडेंट वीज़ा की। तो फॉरेन नेशनल एलिजिबिलिटी क्या है कि बंदा आपका फॉरेन नेशनल होना चाहिए। ठीक है, और सबसे पहले उन्हें रजिस्टर करना होगा स्टडी इन इंडिया पोर्टल के थ्रू। ठीक है, ये पोर्टल आपके इंस्टीट्यूशन से कनेक्टेड है, जो भी आपके फॉरेन स्टूडेंट्स को पढ़ाई करवाते हैं उनसे ये कनेक्टेड है। और जब तक ये पोर्टल रिप्लाई नहीं करेगा, मतलब कि वंस दे हैव रिसीव द एडमिशन, ये आपको बेसिकली रिप्लाई करेगा, फॉरेन स्टूडेंट को ये रिप्लाई करेगा रिगार्डिंग द एडमिशन ऑफर, उसके बाद ही ये जो है वीज़ा के लिए अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली एक तरह से कंफर्मेशन यहाँ पे हो जाएगा कि हाँ भाई जो हमारी जो जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सच में ही उस यूनिवर्सिटी से उसने कांटेक्ट किया है और वो सच में वहाँ पे पढ़ना चाहता है। ठीक है, उसने एडमिशन लिया है। ये चीज़ कंफर्मेशन होने के बाद जो स्टडी इन इंडिया पोर्टल है वो इनको रिप्लाई करेंगे और रिप्लाई करने के बाद ही ये अप्लाई कर पाएंगे वीज़ा के लिए। ठीक है, ठीक है, इट इज़ योर ई स्टूडेंट वीज़ा कि भाई इनको पढ़ने के लिए वीज़ा मिलेगा यहाँ पे। ओके, तो एलिजिबिलिटी क्या है कि फॉरेन नेशनल होना चाहिए, ये एनरोल करने चाहिए अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट या फिर आपका डॉक्टर ऑफ फिलोसफी में। ठीक है, या फिर कोई भी अदर फॉर्मल प्रोग्राम है तो उसमें ये एनरोल किए होने चाहिए। क्लियर है। ड्यूरेशन क्या है, वैसे तो यहाँ पे अप टू 5 ईयर बोला है, पर ये डिपेंड करेगा आपका कोर्स में कि कोर्स की ड्यूरेशन अगर 5 साल से ज़्यादा होगी तो ये डिपेंड करेगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन कहाँ करना होगा इन्हें, HTTP इंडियन वीज़ा online.gov.in में इनको जो है अप्लाई करना होगा ई स्टूडेंट वीज़ा के लिए। ठीक है, बात करें ई स्टूडेंट एक्स वीज़ा की, तो ये आपका बेसिकली है जो डिपेंडेंट होंगे आपके ई स्टूडेंट वीज़ा होल्डर्स के, उनके लिए। ओके, नाउ इसके अलावा नोट करना है फॉरेन स्टूडेंट जो अप्लाई करेंगे आपके स्टडी इन इंडिया पोर्टल के लिए, इस प्रोग्राम के लिए, उनको यहाँ पे एक तरह से स्कॉलरशिप भी दी जाएगी। ठीक है, ऐसे बच्चे जो बेसिकली आपका टॉप करेंगे प्रगति सेकेंड एग्जाम में, उनको यहाँ पे फ्री स्कॉलरशिप भी दी जाएगी और ये कितनी होगी, $3,200 की, ये भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन रिसीव द इंडियन नेवल शिप गुलदार फ्रॉम द इंडियन नेवी फॉर कन्वर्जन इनटू अ इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर म्यूजियम एंड आर्टिफिशियल रीफ। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसे INS गुलदार दिया गया है सो दैट दे कैन मेक म्यूजियम एंड आर्टिफिशियल रीफ ऑफ दिस इनसाइड दिस INS गुलदार। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो है, इनको ये शिप दिया गया है INS गुलदार सो दैट दे कैन कन्वर्ट इट इनटू अ अंडर वाटर म्यूजियम एंड आर्टिफिशियल रीफ नियर निवाती रॉक्स ऑफ द कोस्ट ऑफ बेंगलुरु इन सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। ओके, INS गुलदार की बात करें तो इसको बिल्ड किया गया था पोलैंड की गिडनियाई शिपयार्ड द्वारा एंड इंडियन नेवी में इसे 1985 में कमीशन किया गया था। ऑलराइट, आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया हो, पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसे ही हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप जो है मेल कर सकते हैं हमें benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे सही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।